नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है बड़ी 10 खबरों के साथ 10 रिपोर्टर से आपको रूबरू कराने का। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच चल रही जंग से एनसीपी ने खुद को अलग कर लिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि ये कंगना और राज्य सरकार के बीच का मसला है, इस मामले में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने का काम बीएमसी ने किया है। बीएमसी का कहना है कि ये निगम का फैसला था। अगर कंगना सोनिया गांधी के बारे में ट्वीट कर रही हैं तो इस पर मैं कैसे बयान दे सकता हूं। सुशांत केस से एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। इस बीच कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर भी मिल चुका है। मुंबई पुलिस अभी इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि कंगना के ड्रग्स मामले की जांच एसआईटी करेगी या फिर एंटी नारकोटिक सेल। महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन पर कंगना रनौत ने कहा कि प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलते हैं तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं। ये देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने ये निर्णय क्यों लिया है। हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये फाइल फुटेज है कल का, जहां पे कंगना रनौत के दफ्तर और घर को तोड़ा गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं शरद पवार एनसीपी के प्रमुख, उन्होंने पहले कहा था कि जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की, ऐसे में राज्य सरकार को बीएमसी को रोकना चाहिए था, यानी कि उद्धव ठाकरे को दखल देना चाहिए था और इस कार्रवाई को रोकना चाहिए था। लेकिन अब कहीं वो भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये बीएमसी ने जो भी कार्रवाई की है उसमें बीएमसी का रोल है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं ये बयान उन्होंने दिया है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, ये कह रहे हैं, ये कहना है शरद पवार का। और कंगना बनाम अब उद्धव ठाकरे की ये जंग पूरी तरह से हो गई है, जहां एक तरफ कंगना के ऊपर अपशब्दों का प्रयोग किया गया संजय राउत की तरफ से, उसके बाद कंगना के एक के बाद एक ट्वीट उनको जवाब देते हुए, और उसके बाद ये पूरा जो मसला था सिर्फ इसको आपस में ही सुलझाया जा सकता था। लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरीके से बातें होती रहीं दोनों तरफ से, चाहे वो कंगना की तरफ से हो या फिर संजय राउत, और उसके बाद फिर राज्य सरकार की तरफ से, और जो एक्शन लिए गए, कंगना का घर तोड़ दिया गया, दफ्तर तोड़ा गया। हालांकि कंगना को पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है, खुद मुंबई में भी उन्हें काफ़ी समर्थन मिला है, जबकि वो मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। लेकिन फिर भी पिछले 16 साल से वो मुंबई में रह रही है, कर्मभूमि है ये कंगना की। कल शाम कंगना से आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले जी भी उनसे मिलने के लिए गए और बातचीत की कंगना से, और उसको आश्वस्त किया उनको कि जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी उनकी पार्टी उन्हें वो मदद देने के लिए तैयार है। और उन्होंने खेद जताया कि जो कंगना के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कल बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ दिया था और बिल्कुल भी बीएमसी ने वक्त नहीं गंवाया इस एक्शन को लेने में। हालांकि कंगना अपने घर से हिमाचल आ रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं आ रही हूं, और इस बात की जानकारी बीएमसी को भी थी। ये देखिए 9 तारीख को उनका ये दफ्तर और बंगला तोड़ा गया। कल कंगना वहां गई, जायजा लिया वहां का जा करके, और शाम को बैठक की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब अलग ही तरह से जहां से शुरू हुआ था, पूरा 360 डिग्री घूम करके अलग ही रोल में आ रहा है। शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस से, जो मिस्ट्री उनकी केस में थी कि तथाकथित वो मर्डर है या तो फिर उन्होंने आत्महत्या की, फिर उसमें ड्रग एंगल निकला पूछताछ के बाद रिया से। अब
सारी बातें घूम फिर के आ गई कंगना के ऊपर, क्योंकि अब सरकार को, राज्य सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, तो गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम कंगना का ड्रग टेस्ट करवाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लिंक्स कंगना के निकलते हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर कंगना रनौत की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कंगना रनौत भी सियासी दौर के बीच में रुकने का नाम ले लिया, लगातार वो भी समय समय पर ट्वीट करती हुई आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पूरा मामला जो है कहीं न कहीं पर्सनल पे ले लिया, दिल पे ले लिया। उसको लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब कंगना रनौत की मुश्किलें और बढ़ा दी है। हालांकि जिस तरह से गृह मंत्री ने यह कह दिया कि कंगना रनौत की अब ड्रग्स की जांच होगी। जी जी, गृह मंत्री ने आदेश दे दिया कि कंगना रनौत को टेस्ट किया जाएगा कि वो ड्रग्स लेती थी कि नहीं लेती थी। ऐसे में कंगना ने भी जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल बेशक मेरा ड्रग टेस्ट करवाइए, और अगर मेरा किसी भी तरीके से संपर्क निकलता, मेरी कॉल डिटेल्स चेक करे। बेबाकी से कंगना बोल रही है, और अगर कोई संपर्क निकलता है तो मैं बिल्कुल मुंबई छोड़ करके चली जाऊंगी। जाहिर तौर पर देखिए, कंगना रनौत 2016 में जिस तरह से उनका पूरा नाम जो है ड्रग्स मामले में आया था, लेकिन कंगना रनौत ने खुद एक वीडियो में ये साफ तौर पर कह रही थी कि ड्रग्स को के साथ मैं इतना संलिप्त हो गई कि मेरी जिंदगी शायद बच नहीं पाती। ऐसे में वो अब निकल गई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से शेखर सुमन के लड़के ने मैं साफ तौर पर 2016 में एक वीडियो के जरिए और महाराष्ट्र सरकार को यह बताया था कि कंगना रनौत की किस तरह से पूरे मामले में संलिप्तता है। लेकिन अब जिस तरह से वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि मेरा नाम ना घसीटा जाए, अब मैं पूरे पुराने दौर को भूल चुका हूँ, जो अंधेरी दुनिया थी उसको अब मैं छोड़ चुका हूँ। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री को एक मुद्दा मिला है, और इसी मुद्दे के तहत कंगना रनौत की जो है मुसीबतें कहीं न कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मसले पर? कंगना की तरफ से भी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, वहीं पर जो राज्य सरकार है वो भी एक्शन ले रही है, और इसके अलावा कोई और खास जानकारी आपको अपडेट मिला हो कि इस केस में और क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कंगना रनौत का जो मामला था अब चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने सीधा साफ तौर पर कह दिया कि कंगना रनौत को जो दफ्तर है यथा स्थिति रहेगा, न बिजली न लाइट न पानी। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरह से कोर्ट को भी चैलेंज देते हुए कहा कि मैं वही दफ्तर पे काम करूंगी, वहीं से फिल्म बनाऊंगी, और साफ तौर पर उन्होंने यह भी कह दिया कि अयोध्या फिल्म का निर्माण मैं वहीं से करवाऊंगी। तो जाहिर तौर पर कहीं के कंगना रनौत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनका ट्वीट के जरिए जो है तमाम तरह के संदेश जा रहा हूं। वहीं लगातार कंगना रनौत जो है अब हिंदुत्ववादी कार्ड भी खेल रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई महाराष्ट्र के तमाम कंगना ने सोनिया गांधी को भी घेरा है, कंगना ने सोनिया गांधी को भी घेरा, सीधा सोनिया गांधी के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा और उनसे पूछा है, एक महिला के साथ इस तरीके से बर्ताव होते हुए आप कैसे देख सकती हैं? क्या आप अपनी पार्टी को रोकेंगे नहीं? विलय की पार्टी, विलय की सरकार है वहां पे, दोनों अलायंस हो रखा है वहां पर, शिवसेना कांग्रेस का अलायंस हो रखा है। कंगना ने सीधा सीधा ट्वीट करके सोनिया गांधी से सवाल किया, उनको घेरते हुए कहा है कि क्या आप अपनी पार्टी के लोगों को रोकेंगे? आप खुद एक महिला हैं और एक महिला के साथ ऐसा होते हुए आप कैसे देख सकती हैं? जाहिर तौर पर देखिए स्वाति, लगातार कंगना रनौत जो है आक्रामक हो गई है। हालांकि सिर्फ आक्रामक ही नहीं बल्कि वो राजनीतिक दौर में भी तेज हो गई हैं, और दूसरी बात मुंबई पुलिस को भी नहीं छोड़ रही हैं। तीसरी बात वो उनकी फिल्म नहीं चल रही है, तो उस दौर में भी वो चमकना चाहिए। तो जाहिर तौर पर कहीं की कंगना जो है अपने आप को चमकाने का भी कोशिश कर रही है, और वहीं जो है राजनीतिक चमकाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में राजनीतिक जो तमाम गलियारे हैं वो भी जो है अपना मौका देखते हुए अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो कर रही गलत कर रही है। महाराष्ट्र सरकार को अगर घर गिराना ही था तो पहले दाऊद इब्राहिम का घर क्यों नहीं गिरा? तो जाहिर तौर पर पूरा मामला जो है अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया है। तो ऐसे में किस तरह की ये मोड़ लेगी ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार ट्वीट का जवाब ट्वीट से देना बंद कर दिया तो कहीं न कहीं कंगना को भी इस पूरे मामले में विराम लगाना चाहिए। जी नहीं तो विराम कैसे लगेगा? आप तो ड्रग्स का एंगल लेकर के आ गए ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहे कि क्या लूपहोल्स निकाले जाए कंगना के खिलाफ चलाने के लिए, और अब तो वहां पे बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए, वो भी कह रहे हैं कि अपने दाव का घर तो नहीं गिराया इतने सालों में। देखिए स्वाति, ये मामला बीजेपी कंगना के बीच का नहीं रहेगा, पूरे देश का मामला होगा। पूरे देश में जो है अब उद्धव सरकार की जो थूथी हो रही है, सब जगह नारेबाजी जो है और उनका बैनर जलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव सरकार जो है एक न एक पैतरे निकालकर कंगना को हैरान परेशान करने की बात कर रही है। उनकी मां ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया है कि उद्धव सरकार जो है अब एकदम बिल्कुल डर गई है, हमारी बेटी जो है लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के संपर्क में
अब इम्पा जो मुंबई फिल्म सिटी की बहुत बड़ी संस्था होती है, इम्पा भी उनके साथ में आ गई है। और दूसरे बात, अखाड़ा, महिला अखाड़ा भी उनके साथ में आ गए। तो जाहिर तौर पर कंगना का जो सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से किरकिरी झेल रही है, महाराष्ट्र सरकार को ही इस पूरे मामले में सोचना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में ही सबसे बड़े राजनीतिक माने जाने वाले शरद पवार साहब अगर कहते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए था, जल्दबाजी की, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से लेना चाहिए। तो अब तो शरद पवार भी यूटर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया पहले तो क्यों, हालांकि वो कितने शरद पवार उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, और पहले उन्होंने कहा था कि नहीं जिस तरीके से कंगना के खिलाफ एक्शन हुआ वो गलत है, लेकिन अब वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि ये बीएमसी जाने और कंगना जाने, वो उन्होंने भी बोलने से अपने आप को बचा रहे हैं वो। लेकिन स्वाति देखिए, दोनों तरफ से ट्वीट जारी है, ट्वीट वार खत्म नहीं हो रहा, लगातार जारी है। ऐसे में किसको रोका जाए, किसको समझाया जाए। लेकिन तीसरी पार्टी जो है, क्या लगता है कि शरद पवार की बात नहीं समझे उद्धव ठाकरे, अगर उनको समझाने इसका मतलब गए तो उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अब इसके इससे बाहर निकल जाऊं, मैं अपना पल्ला झाड़ लूं। देखिए, अब इस पूरे मामले से जिस तरह से पहले संजय राउत अपना पल्ला झाड़ के निकल गए, उन्होंने बोल दिया कि बीएमसी का काम है, बीएमसी देखेगी, बीएमसी जाने। उसके बाद जो है फिर शरद पवार साहब भी अगर अपनी बातों को रखकर फिर निकल जाते हैं, जवाब सवाल नहीं कर। हालांकि मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ ये पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरह से उद्धव सरकार लगातार गिरती आ रही है, ऐसे में उद्धव सरकार को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कदम पीछे उठाना पड़ेगा, नहीं तो उद्धव सरकार को राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश। तो सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े थे, ज्यादा जानकारी देते हुए इस पूरे मामले के ऊपर। रुक करेंगे अगली खबर का। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बेल के लिए लालू यादव को फिलहाल 9 अक्टूबर तक का इंतजार और करना होगा। दरअसल सजा की आधी अवधि को आधार बनाकर जमानत अर्जी दायर की गई, लेकिन कोर्ट के मुताबिक आधी अवधि पूरी होने में फिलहाल 26 दिन का समय लगेगा, और 26 दिन ये कम समय बताया। लालू यादव जब 26 दिन गुजार लेंगे तभी जमानत दी जाएगी, इसकी जानकारी लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने दी। हालांकि इस मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका केस में सजा याफ्ता हैं और मामले में उन्हें भी जमानत मिलनी बाकी है। लालू की जमानत याचिका में ये भी कहा गया है कि लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो कई तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं नवंबर में चारा घोटाला और दुमका केस में भी लालू यादव की सजा की आधी समाप्त हो जाएगी। लालू यादव के वकील उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की जमानत की अर्जी काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाला के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। फिलहाल लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। और मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बिहार से हमारे साथ। मिथिलेश, क्या कुछ लग रहा है आपको कि अभी भी उनको किसी तरीके से लालू यादव को राहत नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता सीधे तौर पे कि लालू यादव को अभी भी इंतजार की घड़ी काटनी होगी, कारण कि अभी 26 दिन बाकी हैं। 9 अक्टूबर को प्रभात कुमार ने बताया कि इनको बेल मिलने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी जब बेल उनको अगर मिल भी जाती है अगर चारा घोटाले के मामलों में, तब भी उनको दुमका केस के मामले को लेकर के उन्हें अभी भी लपेटा जा सकता है और उन्हें नवंबर के पहले निकलने की कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कानून विदों की बात करें, कानून जानकारों की बात करें, तो सभी लोगों का यही एक मानना है कि बिहार चुनाव को लेकर के जो तेजी लाई जा रही है, खास करके लालू प्रसाद यादव को निकासी करने के लिए, तो उसमें 2 अड़चने सामने में दिखाई दे रहा है कि 26 दिन अभी भी उनको बाकी है, जिनमें 9 अक्टूबर को पूरा हो जा रहा है। लेकिन 9 अक्टूबर के पूरा हो जाने के बावजूद भी उन्हें निकलने की संभावनाएं अभी नहीं है, क्योंकि अभी दुमका का जो केस है अभी भी पड़ा हुआ है और अभी नवंबर तक उसका पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। इसको लेकर के अभी भी आंकड़े में लगाई जा रही है कि अभी बाकी है जो नवंबर के पहले नहीं निकल पाएंगे। जी
जी, तो यानी कि चुनाव को देखते हुए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से लालू यादव को जेल से बाहर निकाला जाए और उनको ये राहत दी जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। और बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए पटना से। और अब बारी आती है अगली खबर की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों को संबोधित उन्होंने किया है। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दिन दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया है, हर व्यवस्था बदल गई है। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है। ये काम हम सब मिलकर करेंगे। नई शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4 से 5 सालों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनकी टीम के सम्मानित सदस्यगण, इस विशेष सम्मेलन में भाग ले रहे सभी राज्यों के शिक्षाविद, विद्वानगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। साथियों, पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुनील कुमार हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी देते हुए। सुनील, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, सीधा सीधा सा ये संदेश है कि वो चाहते हैं कि देश में शिक्षा नीति और बेहतर हो। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शिक्षा को लेकर वक्त वक्त पर मन की बात कार्यक्रम में भी आपको पता है कि बात करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से महामारी के बीच शिक्षा की स्थिति बनी हुई है, हालात दयनीय है। हर एक अभिभावक को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है और ऐसे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज बयान आया है, तो इसमें साफ तौर पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री शिक्षा को लेकर और शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए थे उनको लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि 8 से 9 महीने हो गए हैं कि शिक्षा को लेकर स्थिति कुछ सही नहीं चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज कुछ बातें कही और इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा कि नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। और इससे उन्होंने 21वीं सदी में जिस तरीके से शिक्षा नीति को जोर दे रहे हैं, क्योंकि काफी वर्षों से जो है
काफी 2 दशकों से अधिक का वक्त हो चुका था कि शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत, हर क्षेत्र, हर विधा और हर भाषा के लोगों पर इसमें दिन रात काम किया है और जो चीजें अधूरा काम रहा है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसके साथ ही दशकों बाद जो है वो दुनिया में, भारत में जिस तरीके से बदलाव हुआ है शिक्षा नीति को लेकर, तो व्यवस्था अब थोड़ी सी बदलेगी और अब तक के 3 दशकों में शायद हमारे जीवन की ये कोई पहला पक्ष जैसा ना हो, क्योंकि अब बहुत से चेंजेस होंगे। डिजिटलाइजेशन का जैसे दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही है कि वो वर्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब पुराने डर्रे पर नहीं चल रही है। अब तो हम कम काम जो है वो असली शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत जो है वो हुई पड़ी है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साथ ही इसके ये भी कहा कि हमें राष्ट्रीय नीति, जो शिक्षा नीति को उतारने की प्रभावी तरीके को लागू करवाना है, तो ये काम हम सब मिलकर करेंगे। उन्होंने जैसे वो देशवासियों से अपील करते हैं, तो अब की बार भी उन्होंने अपील की है कि जो भी नई शिक्षा नीति है उस पर देशवासी पूरा सहयोग दें, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है स्वाति, तो आपको भी पता है कि थोड़ा उस चीज को अपनाने में बहुत सी परेशानियां भी शुरुआती तौर पर निकलती हैं। अब नई शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातें कही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से एक दशकों बाद जो निर्णय भाजपा की केंद्र में सरकार ने अब लिए हैं महामारी के बीच, तो उनके सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद भी जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा कही जा रही है। जी, धन्यवाद सुनील। तो सुनील हिमाचली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को एक महिला ने कथित तौर पर धमकी दी है। महिला की बेटी को 2012 में 3 साल की उम्र में एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। वह उसे वापस पाना चाहती थी, जिससे अनाथालय प्रशासन ने इनकार कर दिया है। इसके बाद उसने कथित रूप से बेनीवाल को फोन करके और व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। उसने फोन पर न केवल जान से मारने की धमकी दी, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर 2 दिन में नाबालिग बच्ची को उसकी मां को सुपुर्द करने की चेतावनी दी। बेनीवाल ने कहा, मैंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर जांच के लिए सभी नंबर और संदेश साझा कर दिए हैं। मैंने अनाथालय को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है, ताकि लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने बृहस्पतिवार सुबह उन्हें दोबारा फोन किया और शुक्रवार शाम तक लड़की को उनके सुपुर्द करने के लिए कहा है। बेनीवाल ने कहा कि महिला ने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपने समाज के लोगों को लेकर उनके घर पहुंच जाएंगी। कथित रूप से 2012 से लड़की से दूर रह रही महिला इस साल फरवरी में फिर से प्रकट हुई और लड़की को अपने हवाले करने की मांग करने लग गई। लेकिन जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो अनाथालय प्रशासन ने उसे उस महिला को सौंपने से मना कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो ये बताइए क्या ताजा अपडेट है इस पर? देखिए, मैं बता दूं, जिस प्रकार से लगातार जो सियासी घमासान चला हुआ राजस्थान में, आज की बात करें, आज एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, उनको एक महिला ने कथित रूप से धमकी दी है, जान से मारने की नहीं बल्कि 2 दिन में जो बच्ची थी उसको लौटाने की धमकी दी है। मैं बता दूं आपको जानकारी विस्तार से कि 2012 में इस महिला की बेटी को 2012 में 3 साल की उम्र में एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था, जहां से उसके बाद में अनाथालय पाल रहा था। आज वो जब 6-7 साल की हो गई है, तो आज महिला जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं उसके द्वारा कि कोई न कैसे बेटी उसके पास आए, लेकिन अनाथालय प्रशासन जो है उन्होंने साफ मना कर दिया था। और महिला ने अब बाल जो संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, उनको साफ तौर पे धमकी दी है, व्हाट्सएप पे धमकी दी है कि कहीं ना कहीं यदि वो उनको बच्ची सुपुर्द नहीं करेगी तो वो उनकी जान से मार देगी, और 2 दिन में बच्ची सुपुर्द करने की उन्होंने चेतावनी भी दी है, अन्यथा बहुत बुरा होने की संभावना जताई है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि धमकी दी है, तो अब आगे क्या कुछ जो बेनीवाल हैं, जो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल, तो उनकी तरफ से अब क्या कुछ आगे रास्ता निकाला गया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले से निपटा जाए? बिल्कुल, देखो, मैं बता दूं, बेनीवाल ने मीडिया के रूप में तो साफ कर दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर जांच के लिए सभी नंबर
और संदेश जो SMS या व्हाट्सएप की चैट जो है वो उन्होंने पुलिस आयुक्त को सौंप दी है और उन्होंने कहा कि अनाथालय को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की गई है उनके द्वारा, ताकि लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना न हो सके। और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात है, उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने बृहस्पतिवार सुबह उन्हें दोबारा फोन किया और शुक्रवार शाम तक लड़की को सुबूत करने के लिए दबाव बनाया। ऐसे में बेनीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि महिला ने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया बेनीवाल ने, तो वो अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर उसके घर पहुंच जाएगी और वहां पर उनके साथ बदतमीजी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी वो स्वयं होंगी। ऐसे में बता दूं, महिला जो संगीता बेनीवाल जो अध्यक्ष है वो सख्ते में है और अभी मतलब उन्होंने साफ कर दिया है और आला अधिकारी जो है पुलिस महकमे के, प्रशासन के, उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और जांच के सभी पहलू और तथ्य जो भी है वो अपनी तरफ से पेश कर दी है पुलिस आला अधिकारियों के सामने। अब सवाल ये है कि देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कहां तक जांच में सफल हो पाती है और कहां तक महिलाओं को गिरफ्तार कर पाती है। जी, तो जो ये अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल, इन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी की बात नहीं की कि पुलिस उनको सुरक्षा दे, कि अगर इस तरीके की धमकी दी गई है, सीधा सीधा सामने आकर के बोला गया है कि वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं, उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी पुलिस से, और पुलिस ने क्या उस महिला को अभी तक हिरासत में नहीं लिया पूछताछ करने के लिए, कि क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जिस प्रकार से लगातार ये वाद विवाद का दौर चला हुआ था, और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के सामने आ रही है कि संगीता बेनीवाल जो है अध्यक्ष जो है वो उन्होंने इसको पहले तो स्टार्टिंग में शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन लगातार जब उस महिला द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया और दबाव बनाया गया और धमकियां दी गई, तब उन्होंने संज्ञान लेते हुए तो पुलिस आयुक्त से मिली और अब जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी है तो अब पुलिस तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि हालांकि ये मीडिया में आ चुका है मामला, तो पुलिस भी इसलिए लापरवाही बरतना नहीं चाहती कतई, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने महिला के जो भी व्हाट्सएप हैं, चैट हैं और जो कॉल मिला करके उन्होंने सारी जानकारी साझा कर ली है पुलिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी और वो अलर्ट पर थे। इस दौरान गुरुवार रात जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कार से यात्रा कर रहे थे। उन्हें जैसे ही चेक पोस्ट पर रोका गया वो भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 7 लाख रुपए समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नौशेरा सेक्टर में एक माइन ब्लास्ट की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में मेजर समेत सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। इस माइन ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बल सक्रिय हो गए हैं और सर्च अभियान जारी है। वहीं तीसरा मामला सामने आया है बड़गाम जिले का, जहां कवोसा खलीसा क्षेत्र में सुकनग नाला से एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है। आतंकी ने 7 सितंबर 2020 को सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई थी और सुकंग नाला में कूदकर कॉर्डन से भागने की कोशिश भी की थी। इस दौरान सुरक्षा बलों की ओर से चली गोली आतंकी की गर्दन पर लगी थी। इससे पहले महीने में बडगाम में 4 लश्कर तैयबा के आतंकी साथियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उनकी पहचान शकील अहमद वानी, शौकत अहमद, अकीब मकबूल खान और अजाज अहमद डार के रूप में हुई थी। तो मेजर समेत सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सुरक्षा बलों को ये एक बड़ी सफलता भी मिली है। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी पहले से थी और उसके मद्देनजर वो अलर्ट पर थे। इस दौरान गुरुवार को रात जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कार से यात्रा कर रहे थे। उन्हें जैसे ही चेकपोस्ट पर रोका गया, उन्होंने भागने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को। और जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए। रविंद्र, क्या ताजा अपडेट है इस पर? जी देखिए, ये घटना जो है गुरुवार की है, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि यहाँ पर 2 आतंकी जो है कार में सवार होकर कहीं निकल रहे हैं। तो जब उनका एक चेक पोस्ट पर उनको रोका गया तो उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और 7 लाख रुपया जो है उनके पास से बरामद हुआ था। ये कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और समय रहते इन पर सुरक्षा बलों ने काबू पाया है और ये
सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से लगातार आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उस सर को कुचलने में लगे हुए हैं और इसी के चलते सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और लगातार आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इसके ऊपर कोई अपडेट मिली है कि कुछ जानकारी मिली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई हो कि ये कहाँ हमला करने वाले थे, जो 7 लाख रुपए मिले हैं उसका कहाँ पे उपयोग होने वाला था, क्या इस तरीके की कोई ताजा जानकारी मिली है? ऐसी कोई जानकारी नहीं फिलहाल पुलिस की तरफ से दी गई है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती हैं। लेकिन ये है, इतना जरूर बताया गया है कि ये आतंकी जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और जैसे इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि इस इलाके में 2 आतंकी जो हैं वो हथियारों के साथ निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हमले को अंजाम देने की फिराक में, और उसी के चलते जब उनको रोका गया तो वहां उनकी गाड़ी से हथियार भी बरामद हुए हैं और उनके पास से 7 लाख रुपए जो है वो कैश भी बरामद हुआ है। जी, इन सभी जानकारियों के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़े हुए थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी देते हुए इस मुद्दे पे। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यूपी सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह जैकी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे संक्रमित होने वाले यूपी के 17वें मंत्री हैं। अब तक यूपी के 17 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। जैकी ने फेसबुक और ट्विटर पर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर गुरुवार को जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर के कहने पर खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे जांच करा लें। बता दें, योगी सरकार के अब तक 17 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बलदेव सिंह ओलख समाज कल्याण राज्य मंत्री JS धर्मेश पॉजिटिव आ चुके हैं।
4 सितंबर को अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा और 3 दिन पहले ही शनिवार को मंत्री सतीश महाना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी संक्रमित हुए थे। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं नीरज सिंह लखनऊ से ज्यादा जानकारी देते हुए। बीते दिनों भी देखा गया है कि योगी सरकार के 2 मंत्रियों की मृत्यु हो गई कोरोना से और अब उनके एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ जानकारी है इसके ऊपर? वो कहाँ पे भर्ती हैं, किस तरीके के अब उनकी हालात है? जी, उनको जैकी जी को अपने पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इनके अभी स्वास्थ्य में सुधार है काफी पहले से। और इसके साथ में और भी पहले जो 2 मंत्री अपने जिनका देहांत हो गया था कोरोना की वजह से, है ना, कमला रानी वरुण और चेतन चौहान जी, और उनके साथ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी जो अब ठीक हो चुके हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह, जयप्रताप सिंह, महेंद्र सिंह गोला, सतीश महाना, ये तमाम मंत्री हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं और इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जी, और इसके साथ साथ 2 मंत्रियों की मृत्यु भी हो चुकी, जिसमें से एक महिला थी। यूपी में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ इजाफा हुआ है यूपी के कोरोना पेशेंट्स में और प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में काफी कुछ स्टेप भी लिया गया है, बहुत से एहतियातन कदम भी लिए गए हैं, है ना। जी, धन्यवाद नीरज सिंह जी, स्टेट हेड यूपी हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। और रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से अगली खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक और जातिगत हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सामाजिक बहिष्कार के ऊपर अधिनियम बनाने को कहा है, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का अधिनियम और कानून नहीं बनाया है। वहीं राज्य के जांजगीर चांपा में मसीही गांव में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2020 को गांव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्ष्मी नारायण को कोटवार के माध्यम से गांव के मुखिया राजकुमार हरप्रसाद सोहित राम समेत कई लोगों के कहने पर बुलाया गया। वहीं किसी पूजा को लेकर लक्ष्मी नारायण से चंदा की मांग की गई और वो चंदा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन समाज के मुखिया ने कहा था कि अब सिर्फ चंदा या माफी मांग लेने से अपराध कम नहीं हो जाता। तुम हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, तुम यीशु मसीह को मानते हो, इसलिए हम तुम्हारे पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार करते हैं और गांव के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे परिवार से बातचीत करना, खाना पानी देना या लेना वर्जित है, तो उसे 10,000 अर्थदंड किया जाएगा, जो भी इन लोगों की मदद करेगा और पूरे गांव के लोग फैसले का पालन करें। इस सामूहिक फरमान के बाद से लक्ष्मी नारायण एवं उनके पूरे परिवार को गांव के किसी भी व्यक्ति से बातचीत और खानपान लेन देन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार की दंश को पूरे परिवार झेल रहा है। वहीं इसकी गुहार परिवार ने थाना सारागांव जाकर न्याय की गुहार लगाई है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि अपना चंदा इकट्ठा कर करके गांव का जो पूजा होता है, गांव का अपना जो ठाकुर देव है, गांव के जो अपने देवी देवता है जिसको मानते हैं, हमारे पूर्वज जो मानते आ रहे हैं, उसमें वो शामिल नहीं हुआ और मना कर दिया कि मैं इसके बारे में कुछ इसको मैं मानता नहीं हूँ और ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ? तो इसमें गांव वाले बोले कि तुम जब गांव के जो हम लोग हमारे देवी देवता को मानता नहीं है तो हमारे गांव से संबंध ही क्या है तेरा, ऐसे उसको बुलाकर पूछे तो बोला कि इस सब चीज़ के लिए मैं मानता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु के पर विश्वास रखता हूँ। अपने गांव मुझे छोड़ दिया गया है और उनका कहना है कि आप चंदा बरार नहीं दिए हो, इसलिए हम आपको छोड़ते हैं। किस चीज़ का चंदा? चंदा सर वो गांव में वो एक लोग पूजा करते हैं, उसमें वो चंदा मांग रहे थे। किस चीज़ का पूजा होता है? पूजा होता है एक बिदर पूजा जो गांव में होता है, कोई देवी देवता की पूजा करते हैं लोग, तो उसमें ये
तो जहां पर देश में किसी को भी किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी आज़ादी है, ऐसे में इस तरीके के चीज़ें जब सामने आती हैं तो लगता है कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में रह रहे हैं या अभी भी पुराना ही जो एक यथास्थिति बनी हुई है उसी को ही हम मानते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक शख्स के साथ उसको, क्योंकि वो कुछ और धर्म अपनाना चाहता था तो उसका बहिष्कार किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ उसे धमकी दी गई कि अगर उसकी कोई मदद करेगा तो उसका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से ये खबर आई है। आपको बता दें, जातिगत हिंसा वहाँ पे अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त 2020 को गाँव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लक्ष्मी नारायण को कोटवार के माध्यम से गांव के मुखिया राजकुमार प्रसाद, सोहित राम समेत कई लोगों के कहने पर बुलाया गया था। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पीड़ित अपनी बात रखते हुए कि किस तरह से उसके साथ और इसी खबर पर हमारे संवाददाता परमेश्वर लहरे हमारे साथ जुड़ गई हैं। परमेश्वर, जिस तरीके से ये पूरी खबर दिखाती है कि आज हम 21वीं सदी में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। जब आपको पूरी छूट है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी भाषा को अपना सकते हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं। ये हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। जी, ये धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर में एक प्रहार है, एक अटैक है। और देखा जाए इस जिले में पिछले 1 वर्ष से कई सारे घटना हुए हैं और इस घटना के ऊपर कहीं पे कोई एफआईआर नहीं हुई है और कहीं न कहीं समझौता करके उन्हें वापस भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में इसके ऊपर सामाजिक बहिष्कार के ऊपर छत्तीसगढ़ में कोई अधिनियम नहीं बनाई गई है और इसीलिए प्रताड़ित करने वाले लोग जो है बसते नजर आते हैं और थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी, तो पीड़ित ने क्या कोई कार्रवाई, कुछ गए पीड़ित पुलिस के पास कि एफआईआर वगैरह दर्ज करवाने की कोशिश की? पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया? कल 10 बजे उन्होंने पूरे परिवार के साथ में कल 10 तारीख को गए थे थाना में, सारागांव थाना पे। मैं भी वहां पे उपस्थित था और पीड़ित परिवार ने थाना में अपने लिखित आवेदन शिकायत दर्ज कराए हैं। उस पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। मैंने थाना प्रभारी से भी बात किया है, डीआई टंडन जी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं कल तक इसके जांच पे भेज के इस पे कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी पीड़ित पक्ष से भी बात हुई कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है? क्या गांव के लोग, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उनका हुक्का पानी बंद किया जाएगा, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या ऐसी कोई दिक्कतें उन्हें सामने आ रही हैं? जी जी, ये दिक्कत उनका ये है कि उन्हें गांव के दुकान पे किसी प्रकार की उनको सामान नहीं दिया जा रहा है। राशन तो पीडीएस का मिल जाता है, लेकिन किराना दुकान पे और अन्य सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहां उनको सामान नहीं दिया जाते हैं और तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, बाथिंग स्पॉट पे उनको लोग जो है उनको देखकर भागने लगते हैं, इधर उधर कोई बात नहीं करते हैं। तो इस तरह के कहीं ना कहीं आहत पहुंचता है, उनको चोट पहुंचती है कि उनके साथ में जिस तरीका से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो सीधा उनके दिमाग पे असर पड़ता है। जी, तो परमेश्वर जी, इन सभी जानकारियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमेश्वर लहरे हमारे साथ जुड़े गए हुए थे छत्तीसगढ़ से ज़्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। जौनपुर के मिडियाहू थाना क्षेत्र के इटॉय गांव में देर रात जमीनी विवाद दौरान पुलिस पर एक पक्ष ने पथराव कर दिया। घटना में कई जवानों के साथ सीओ राजेंद्र प्रसाद और आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना पर भारी फोर्स ने मौके पर पहुंचकर बल प्रयोग किया और भीड़ को काबू में किया। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झगड़ा हुआ, पीआरपी को बुलाया गया। सूचना पर पीआरपी पहुंची
पीआरपी ने वहाँ जो झगड़ा करे तो उनमें से एक व्यक्ति को अपने साथ आने के लिए बैठा लगा गाड़ी में, उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, पीआरपी का एक शीशा टूट गया। पीआरपी वाले जवानों ने फ़ोन करके और अतिरिक्त फोर्स बुलाया था, फोर्स मौके पहुँचा, मौके पर शांति कर ली गई थी। बाद में सीओ साहब पहुँचे तो उनको सीओ साहब के पहुँचने के बाद उन्होंने उनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया, उसमें पत्थर चलाए उन लोगों ने। तो दो पक्षों की वजह से दो पक्षों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। ये सारा मामला आपको बता दें जौनपुर का है। ज़मीनी विवाद के चलते आपस में भिड़े दो पक्ष, एक पक्ष ने पुलिस पर पथराव किया। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों पे आपसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस गई थी, वहां पे सीओ सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद था और उसके बाद नाराज एक पक्ष ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद है। जौनपुर यूपी की ये घटना, ऐसा लगता है कि मानो यूपी में कानून व्यवस्था बेहद लचर हो गई है और अपराधियों के मन से पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिवेंद्र जौनपुर से जुड़ गए हैं। दिवेंद्र, क्या है पूरा मामला, पहले विस्तार से बताइए। और दूसरी बात, पुलिस के ऊपर ही हमला हो गया है, आगे क्या एक्शन लिया पुलिस ने? जी आपको बता दें ये कल देर रात का मामला है। कल देर रात में एक आपसी जमीनी विवाद में कल पुलिस से समझौता करने गई थी, तो वहां पर ग्रामीणों ने पुलिस से ही पथराव किया, जिसमें सीओ सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे देखा जा रहा है कि पुलिस के तमाम अधिकारियों की घोर लापरवाही। अगर ऐसा मामला विवाद था तो वहाँ काफी फोर्स के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग 3 की संख्या में गए, जिसमें गांव वालों ने इनके ऊपर खुद ही पथराव कर दिया। और इसमें आज तत्काल एसपी ने वहाँ पर बीट थानाध्यक्ष को वहाँ से निलंबित कर दिया गया। जी, और उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्शन लिया गया, तो पुलिस ने क्या उन लोगों के ऊपर रिपोर्ट नहीं दर्ज की, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जिन्होंने पथराव किया था? जी लगातार ये देखा जा रहा है आज कई महीनों से जनपद जिले में कि यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली लचर व्यवस्था है। जहाँ पर मौके पर काफी फोर्स को लेकर जाना चाहिए था, वहाँ चंद पुलिसकर्मियों को बुलाए जाते हैं, जिसमें हीरा हवाली करते हैं कि पैसे की विवाद हो जाती है। लेकिन वहाँ पर इनके लिए भारी पड़ा, वहाँ पर ग्रामीणों ने इनके ऊपर खुद पथराव किया एक पक्षी कार्य करते हुए, जहाँ पर ग्रामीणों ने इनको काफी दौड़ा कर खदेड़ा, जिसमें सीओ सहित आधा दर्जन घायल हुए। लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और तमाम लोगों पर कार्रवाई करने के लिए दबिश दे रही है। जी, थानाध्यक्ष को क्यों निलंबित कर दिया गया? पुलिस तो खुद ही पीड़ित हो गई इस केस में, तो उन्हें किस बिना पर निलंबित किया गया है? जी लगातार ये देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग की मिलीभगत से ही ग्रामीणों का हौसला बुलंद होता है। ऐसा ही ये माना है कि वहाँ पे थानाध्यक्ष की लापरवाही है, जिसको सीओ मरियाहों को सही रूप से नहीं बताया गया, इसलिए सीओ मरियाहों 3 पुलिस के साथ गए वहाँ पर, जिससे ग्रामीणों ने उन पर आक्रोश होकर उनको हमला कर दिया। अगर थानाध्यक्ष को सही चीज बताते तो सीओ अपनी पूरी प्रबल व्यवस्था से जाती है। जी ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सभी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़े हुए थे और रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार में रोहतास जिले सासाराम के सदर अस्पताल के ओपीडी में अज्ञात 1 साल की बच्ची को छोड़ करके चले गए। ओपीडी में तैनात कर्मचारियों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो आसपास लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी बच्ची को पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना सिविल सर्जन और अस्पताल के उपाधीक्षक को दी गई। काफी खोजबीन के बाद अस्पताल प्रबंधन ने चाइल्ड केयर यूनिट को सूचना दी। बाल संरक्षण की टीम ने बच्ची को अपने पास रखा है और उसके पेरेंट्स की जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई और बच्ची के माता पिता की तलाश की जा रही है। तो ये पूरा मामला रोहतास का आपको बता दें। अस्पताल प्रबंधन ढूंढ रहा है बच्ची के माता पिता को और अज्ञात लोगों ने आकर के बच्ची को अस्पताल में यूं ही छोड़ दिया। और जब बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो वहां पर आसपास मौजूद लोगों ने जा कर के देखा तो वहां बच्ची को अकेले पाया और उसके बाद लगातार बच्ची के माता पिता की खोजबीन जारी है। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या बच्ची के माता पिता का अभी तक पता चल पाया है? जी नहीं मैम, अभी तक तो बच्ची का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जी, कल सदर अस्पताल सासाराम में की ओपीडी में किसी अज्ञात महिला के द्वारा एक साल के एक बच्ची को छोड़कर चली गई थी। जब स्वास्थ्य में जब देखा कि ओपीडी के एक किनारे 1 साल की एक बच्ची रो रही है तो आसपास पूछताछ की अस्पताल कर्मियों ने, लेकिन उस बच्ची के मां का पता नहीं चल पाया अभी तक। क्या अस्पताल कर्मियों ने आसपास पूछताछ की, पुलिस को इसकी खबर दी? इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस बच्ची को अपने साथ लेकर इसकी माता की तलाश में लगी हुई है। अस्पताल कर्मियों ने किसी को आते जाते नहीं देखा कि कौन छोड़ करके गया? आजकल तो सीसीटीवी का जमाना है, चारों तरफ सीसीटीवी लगे रहते हैं, क्या उसमें नहीं कहीं कोई दिखा आते जाते? जी नहीं, उसमें तो ऐसा तो नहीं, अस्पताल कर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के द्वारा साफ कहा गया कि बच्ची को देखा नहीं गया कि किसने बच्ची को छोड़ दिया अस्पताल में, उसके माता का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और शिशु वार्ड में बच्ची को रखा गया, बच्ची की सेहत वगैरह कैसी है? अभी बच्ची का सेहत अच्छी है, बच्ची ठीक ठाक है, बच्ची को अभी कोई परेशानियां नहीं है। जी, तो ये जानकारी मिल रही है कि आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन के बारे में भी बताया जा रहा है, राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो ज़्यादा जानकारी दे रहे थे रोहतास से। राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। और अगली खबर भी यूपी से। यूपी में योगी सरकार ने प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित करने के बाद अब तेज तर्रार आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का नया एसएसपी नियुक्त किया है। नए एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शहर में कानून व्यवस्था पर सबसे पहले एक्शन लिया है। एसएसपी के मुताबिक शहर में सुरक्षा का माहौल देना पहली प्राथमिकता होगी और अपराधियों माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा ताकि अपराधों पर रोक लगा सके। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ
एएनबी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर एक बार फिर से यूपी से ही। यूपी में योगी सरकार ने प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया है। अब तेज तर्रार आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। नया एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शहर में कानून व्यवस्था पर सबसे पहले एक्शन का प्लान बनाया है। एसएसपी के मुताबिक शहर में सुरक्षा का माहौल देना पहली प्राथमिकता होगी और अपराधियों माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा ताकि अपराधों पर लगाम लगा सके। हर तरह के माफिया तंत्र पर ऐसे सभी लोग जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनसे निपटने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। कानून में जितनी भी धाराएं हैं आईपीसी की, सीआरपीसी की, सबका समुचित उपयोग करते हुए सबके ऊपर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर एक ही है, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना, लोक कल्याण को बनाए रखना। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से जितना भी भरसक प्रयास है मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ। इस क्रम में मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। उस सहयोग के लिए भी मैं उसका आकांक्षी हूँ। आपके द्वारा मैं पब्लिक को सबको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्य में पूरी तरह से सन्नद्ध रहूँगा, पूरी टीम को एक साथ लेते हुए। तो आप सुन रहे थे प्रयागराज के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को इनको नया पदभार दिया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज है उसमें अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाएगा, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से खबरें यूपी से बीते दिनों से आ रही हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहद लचर दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कम से कम प्रयागराज में, जैसा कि वहाँ के एसएसपी दावा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने नया पदभार संभाला है और ये उनका उद्देश्य है कि प्रयागराज में शांति बहाल हो, वहाँ पर शांति रहे और जो क्रिमिनल गतिविधियाँ हैं वो कम हो। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी प्रयागराज के नए एसएसपी अधिकारियों से उन्होंने बैठक की और एक रणनीति तैयार करने की कोशिश कि किस तरह से प्रयागराज का कार्य संभाला जाएगा, किस तरह से वहां पर अपराधों पर नियंत्रण लगाया जाएगा, किस तरह से अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाएगा। ये उन्होंने बैठक में तय किया, ये रूपरेखा उन्होंने वहां पे अंकित की। कानून व्यवस्था पर एक्शन प्लान और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया उन्होंने वहां पे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुनील हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से एक के बाद एक पहले भी कई बार यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, उनके तबादले किए हैं और अब नए एसएसपी प्रयागराज के बन करके आए हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, उसको वहाँ प्रयागराज में कम से कम शांति बहाल हो। देखिए, जिस तरीके से स्वाति एक अधिकारी जो पहले पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की जगह इन्हें अब एक नए जो आईपीएस श्रेष्ठ त्रिपाठी हैं वो प्रयागराज के नए एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में जो स्थितियां पहले निकलकर सामने आती रही हैं, जिस तरीके से वहां की स्थानीय कानून व्यवस्था है उसको लेकर विपक्ष और राजनीति की बात करें तो लगातार जो है वो सवाल उठते रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से अब सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है तो उन्होंने वहां पर स्थानीय लोगों से बीच भी वो विचरना शुरू हो गए
हैं, हालातों का जायजा लेने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर एक तरीके से महामारी के बीच जिस तरीके से लगातार जो गुंडा अंसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनकी जो हरकतें निकलकर पिछले दिनों सामने आई हैं, तो उस पर भी वो नकेल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच प्रयागराज में जिस तरीके से अवैध शराब तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं, चोरा चकारी की घटनाएं सामने आती रही हैं, या कई बार फायरिंग की घटनाएं भी पिछले दिनों जो निकलकर सामने आई हैं, अब ऐसी चीजों पर वो किस तरह से नकेल रखते हैं, वहां की जनता को वो किस तरीके से सहयोग देते हैं, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पर स्थिति है उसको और भी कानूनी तौर पर जो है मजबूत करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि महामारी के बीच काफी 6-7 महीने से हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं, और ऐसे में कानून व्यवस्था को भी सुचारू सही तरीके से और जनता की सेवा में पूरी तरह जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जिम्मेवारियां सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी पर बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से जो है इस जिम्मेवारी को निभाते हैं और स्थानीय इलाके में किस तरीके से कानून व्यवस्था को और मजबूत करते हैं। जी, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी देते हुए। 5 बजे 10 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए।